चलें जी। आज स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज भी आपके। ये ना 3-4 डोमेन्स को कवर करेगा। अगर सवाल आता है कि जी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो मैंने आपको क्राइसिस भी बता दिए हैं। ठीक है। अगर सवाल आता है कि SIFC क्या है, हाँ, SIFC क्या है, वो कैसे एक रेमेडी है, न्यू रेमेडी है इकोनॉमिक वॉर्स की। ठीक है, तो फिर भी आपका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये सवाल आता है कि जी इकोनॉमी को कैसे ठीक करें, तो मैंने अच्छी खासी सजेशंस चीजें दी हुई हैं इस SIFC के अलावा भी, जिनको आप इम्प्लीमेंट करके इकोनॉमी को अपनी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अगर सवाल आ जाता है नॉलेज इकोनॉमी पर, तो मैंने उसको भी टच किया हुआ है कि नॉलेज इकोनॉमी क्या है। ठीक है। अगर सवाल आ जाता है ब्लू इकोनॉमी पर, तो मैंने उसको भी टच किया हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है और उसको कैसे ठीक कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये मल्टीपल एंगल से मैंने ये बनाया है। नाम इसका दिया था SIFC ये न्यू रेमेडी, पर उसको मैंने कोशिश की है कि जितनी एंगल से कवर कर सकूं उतनी एंगल से मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, रेमेडी पढ़ने से पहले याद रखिए कि रेमेडी तब बनती है जब कोई ना कोई इशू हो ना। अगर इशू ही नहीं हो तो रेमेडी क्या होती है? हाँ, ऐसा ही है ना। तो SIFC का फुल फॉर्म आपको पता है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। क्या है जी नाम? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। तो कॉजेज क्या है जी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के? क्यों पाकिस्तान जो है वो कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस से जकड़ा हुआ है? क्यों? कोई रीजन तो होगा। सबसे पहला जो रीजन है ना, वो है जी इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इट इज बेस्ड ऑन एडोकिज्म। वर्ड लिख लें, एडोकिज्म। ये नोट कर लें कि एडोकिज्म बेस्ड आपकी पॉलिसी रही है। व्हाट इज एडोकिज्म? मायोपिक विजन ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज मायोपिक? शॉर्ट टर्म। आपकी जो हमेशा इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो शॉर्ट टर्म रही है। हम आते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। हमने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं वो क्या करते हैं कि 5 साल हम गुजार जाएं किसी तरह। हम ये नहीं सोचते कि हमारा पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। हम ये नहीं सोचते। हम क्या कहते हैं, मेरी गवर्नमेंट के 5 साल क्या हो जाए, निकल जाए, मेरा काम खत्म हो गया इकोनॉमी का, मैं चला जाऊंगा। तो आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? एडोकिज्म पर बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। उसकी मैनिफेस्टेशन देख लें। पहले 9 साल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। ऐसा ही था ना? पहले 9 साल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देयर इज नो इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले 9 साल तो आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं थी। उसके बाद ही अयूब इरा शुरू होती है। अयूब खान ने हार्वर्ड ट्रिकल डाउन, हार्वर्ड बेस्ड ट्रिकल डाउन मॉडल दिया कि हम अमीरों को 22 अमीर खानदानों को पैसे देंगे और वो 22 खानदान जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो फिर क्या होगा? उधर जॉब क्रिएशन होगी और गरीब लोगों को जॉब मिलेगी तो पैसा उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से पैसा जो है डिवॉल्व होकर नीचे जाएगा। तो एक ये मॉडल दे दिया। चलें जी। पर जैसे ही अयूब खान जाता है तो भुट्टो साहब 90 डिग्री, 90 भी नहीं, 180 डिग्री चेंज लाते हैं नेशनलाइजेशन की उसमें। अब हार्वर्ड बेस्ड जो ट्रिकल डाउन मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन। लिबरल मॉडल पर बना हुआ था। नेशनलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। 180 डिग्री चेंज आ गया। मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं पहले ही नेशनलिज्म क्या है पाकिस्तान अफेयर्स। तो आपने क्या किया? नेशनलाइजेशन को इम्पोज किया। आपकी इंडस्ट्रीज को स्टेट कैप्चर को देना शुरू कर दिया। आपका कैपिटल फ्लाइट हो गया, पैसे नहीं बचे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कंपेयर कर लें अयूब के दौर में और भुट्टो साहब के दौर में, आपको पता चलेगा कि वो कितनी कम हुई। अच्छा जी। उसके बाद आपके जिया साहब आते हैं। ही केम अप विद अ मॉडल कॉल्ड बारोड इकोनॉमिक मॉडल, कि आप कोई इकोनॉमिक मॉडल ना दो, अमेरिका पैसे दे रहा है, बारोड इकोनॉमी पर चलो। क्यों? सोवियत वॉर चल रही थी, जिसको हम अगवान जिहाद सो कॉल्ड कहते हैं। अमेरिका में पैसे दे रहा था, अमेरिका में पैसे दे रहा था और हम खुश थे। कोई कोई पॉलिसी नहीं थी। इस्लामाइजेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट की, ज़कात वगैरह इम्प्लीमेंट किया, पर कोई वो ब्रॉडर बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। बारोड इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि हम बारोड मनी पर चल रहे थे। अब देख रहे हैं मायोपिक।
हुकूमत, एक हुकूमत आई दूसरी। अब इसको कंपेयर करो यूएसए के साथ, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना के साथ कर लो। माओ से लेकर शी जिनपिंग तक एक ही पॉलिसी है, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई चेंज नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म फॉर साइटेडनेस। अमेरिका को देख लो, कोई चेंज नहीं आता बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में। कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि जी बाइडेन गया, ट्रंप जब आया तो उसने सोशलाइजेशन लॉन्च कर दी। कभी भी स्ट्रक्चरल मोटे मोटे चेंजेस होते हैं, पर जो बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद आप फिर बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ का, उनको शॉर्ट टर्म प्लान थे, उन्होंने डिपेंडेंस बढ़ा दी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो आती थी, फिर 2 साल के लिए वो आता था, फिर 3 साल के लिए। तो 2-3 साल में वो आते थे, उनका काम क्या होता था, जो काम अच्छे भी किए हो नवाज शरीफ ने वो बेनजीर हटाती थी, जो अच्छे काम करती थी बेनजीर वो नवाज शरीफ हटाता था। क्यों? क्योंकि उसको क्रेडिट क्यों जाए। उसके बाद आप देख लें, आपका मुशर्रफ साहब का कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल आया। आपके मुशर्रफ साहब ने क्या किया जी, एजुकेटेड क्लास को उनको पैसे दो, स्मॉल इंटरप्राइजेस को क्या दो, पैसे दो, तो ताकि वो स्मॉल इंटरप्राइजेस बनेंगे। जब वो स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेंगी तो फिर क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो एक नया मॉडल आ गया। फिर जैसे ही मुशर्रफ साहब चले जाते हैं, फिर कौन आता है जी, क्रोनी कैपिटलिज्म ऑफ नवाज शरीफ। फिर नवाज शरीफ साहब का की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। फिर आपका आ जाता है इमरान खान का वेलफेयर बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल, स्टेट ऑफ मदीना, जो कि नवाज शरीफ इकोनॉमिक कैपिटलिज्म के 190 डिग्री अलग चेंज है। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करता था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अब हमने देखा कि आप देखें कितनी मायोपिक विजन है। इस मायोपिक विजन के साथ क्या आपकी इकोनॉमी कभी भी ग्रो कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। मुझे एक मिसाल दे दें किसी भी डेवलप कंट्री का जहां पर ऐसी ऐसी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज और वो तरक्की करें। कभी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो पहला काज जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये जो इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, ये हेडिंग आपने उधर नहीं लिखनी। ये मैंने आपको समझाने के लिए हेडिंग ली है। आपने जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, एडॉकिज्म। ठीक है, एडॉकिज्म बेस्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हर दूसरा बच्चा लिखता है। ठीक है ना, जिसका भी मैंने 50 पेपर शेयर करता हूँ, ये हेडिंग हर बच्चे की होती है। आप सबको ये फायदा होना चाहिए यहाँ से पढ़कर कि आपकी सेम हेडिंग्स ना हो। तो आपने लिखना, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। आपने जब हेडिंग देनी है, आपने देनी है एडॉकिज्म बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ पाकिस्तान। जी आप एडॉकिज्म पर बेस्ड मॉडल है यार। ठीक है, Recording in progress. ये क्या हुआ, अभी हुई है? उसके बाद जी इंडेटनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डोमेस्टिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडेटनेस है आपकी। कर्जों के दलदल में फंसे हुए हो। क्या वो इकोनॉमी भी कभी ग्रो करती है जो कर्जों के दलदल में फंसी हुई हो? बताओ मुझे। इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है आपकी, 300-300 करोड़ आप हर साल बजट के तौर पर क्या देते हो? अब बजट में 3-3 करोड़, 3-3 हजार करोड़ रखते हो कि हमने ये क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। 2022 की बजट उठाकर देख लो, 21 की बजट उठाकर देख लो। आईएमएफ ने, यहां पर मैंने ये रिपोर्ट्स कोट की हैं। अच्छा, अब ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो रिपोर्ट्स है ना, इनको आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी फ्लैक्चुएशन आ रही है मार्केट में कि हर दूसरे दिन, मतलब मैं सुबह को उठकर आया हूँ, मैंने मैंने लिखा है 296 रुपए का एक रुपी है। अब पता नहीं क्या होगा इस वक्त, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो ये जो रिपोर्ट्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, पर मोस्ट रिसेंटली यही है। अब जब आपने अभी पेपर देना है, अगर स्पेशल सीएसएस का देना है सबने, तो ये यही है। ठीक है, पर अगर आपने 2024 का देना है, तो जब आप रिवीजन करो तो इन स्टेट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आईएमएफ ने क्या किया, IMF has projected increase in Pakistan's external debt to reach $130.85 billion in 2023-2024, up from $123.57 billion in 2022-2023. $130 बिलियन, मतलब $131 बिलियन का आपके ऊपर कर्जा है।
आप एक एक बिलियन डॉलर के लिए, वो है ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, घूमते रहते हो ना उठाकर कशकोल अपना। $131 का आपका एक्सटर्नल डेट है सिर्फ। कहां से इकोनॉमी ग्रो करेगी? अब ये तो सिर्फ डेट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है। ऐसा थोड़ी है कि सऊदी अरब ने आपको पैसे दे दिए, IMF ने आपको पैसे दे दिए, UAE ने आपको पैसे दिए, वो कुछ नहीं ले रहे। दे आर चार्जिंग यू फॉर इट। जब वो चार्ज करते हैं तो आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। वो जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट देते हो, उसका बोझ किस पर पड़ता है? आपके फिस्कल डेफिसिट करवा देता है, आपके पास ना पैसा ही नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आप देख लें इंटरेस्ट पेमेंट जो है फिस्कल ईयर 2023-24 के प्रोजेक्टेड टू रीच 7.3 ट्रिलियन। 2023-24 में आप इंटरेस्ट जो पेमेंट करनी है आपने, इंटरेस्ट रेट की पेमेंट 7.3 ट्रिलियन रुपीज, 750 करोड़ तकरीबन। सोचो पाकिस्तान 750 करोड़ सिर्फ डेट पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। एक्चुअल अमाउंट वही रहेगा, ये क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट है। उससे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। उससे क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तीसरा रीजन है जी लेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। वो कंट्री कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकती, डेवलप नहीं हो सकती जिसके के पास इन्वेस्टमेंट ना आए। इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडस्ट्री लगेगी ना, इन्वेस्टमेंट आएगी तो डॉलर आएंगे आपके आपके मुल्क में, इन्वेस्टमेंट आएगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी आपके मल्टीपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल सेक्टर्स जो है आपके क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। कब करेंगे? जब उनमें इन्वेस्टमेंट आएगी ना। IT क्यों नहीं ग्रो कर रही? इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता कोई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ये अभी अभी उन्होंने की है, तो उसके मुताबिक 1.456 बिलियन जो है वो जुलाई टू जून 2023 तक हमें टोटल वो आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, जो कि 480 मिलियन लोअर है अगले साल फिस्कल ईयर 2022 के साथ, मतलब कम हुई है, बड़ी नहीं। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब पर इसका इम्पैक्ट होता है। उसके बाद ये बर्जोनिंग इंपोर्ट्स एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं। कोई भी कंट्री क्या तरक्की कर सकती है जिसके इंपोर्ट्स बढ़ते हो और एक्सपोर्ट्स कम हो? आपको पता है, आप सब कहते हैं ना हम पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, कहते हैं ना एग्रेरियन इकोनॉमी है। ऐसा ही है ना, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 2022 में आपने 9.2 बिलियन डॉलर्स की एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो इंपोर्ट किए, जिसमें व्हीट और राइस वगैरह थे। 9.2 बिलियन डॉलर, कैन यू बिलीव इट? कैसे आप कह रहे हैं कि फिर हम जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है? ठीक है। उसके बाद ये ड्वेंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं होते। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएशन में तब्दील हो जाती है। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। आप कोई चीज बाहर से मंगवाते हो, वो पोर्ट पर पड़ी होती है, क्यों क्यों पड़ी है उधर? आपके पास पैसे ही नहीं है उसको छुड़वाने के लिए। अभी अभी रिसेंटली हुआ, 3-4 महीने पीछे देख लो, तो बिजनेसमैन जो है वो तबाह हो रहे थे। क्यों हो रहे हैं जी? हमारे पास पैसे हैं, हमारी शिपमेंट आ गई है, हमें डॉलर्स चाहिए। अब स्टेट बैंक के पास डॉलर ही नहीं है। वो पैसे लेकर स्टेट बैंक के बाहर खड़े हुए जी हमें डॉलर, भाई ये पैसे लो, डॉलर दो। स्टेट बैंक के पास पैसे ही नहीं है। अब उनको डॉलर नहीं मिल रहे, उनकी जो शिपमेंट्स पड़ी हुई है पोर्ट पर वो रिलीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? उसके बाद डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आज आप जो इन्फ्लेशन देख रहे हो, पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हो, ये क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है, क्यों है? डिवैल्यू है भाई, आपकी करेंसी डिवैल्यूड है। एक चीज अगर इंडिया को 50 रुपए में पड़ रही है, हमें वही चीज 300 रुपए में पड़ रही है, क्योंकि आपकी करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। उससे फिर क्या, उसका क्या होता है? डिवैल्यूएशन होती है। डॉलर जितना महंगा होता जाएगा
आपके पास महंगाई और बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी और बढ़ती जाएगी। आजकल 296 रुपए। जी बिल्कुल वही कंटेनर वाला। लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। देखें, कोई भी मुल्क का जो फिस्कल एक्सपेंडिचर होता है ना, फिस्कल समझते हैं, सालाना। फिस्कल मीन सालाना, जो इकोनॉमी से ताल्लुक नहीं रखते, आपको तो आपको भी पता होगा। फिस्कल जो है उसको कहते हैं सालाना। जो आपका फिस्कल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कहाँ से होता है? टैक्स से होगा ना। हम अवाम टैक्स देती है, गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है। अब अवाम जो है वो टैक्स ही नहीं देगी तो फिस्कल फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर कैसे होगा? अब हमारे पास इतनी टैक्स कलेक्शन नहीं है जितना हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर वो क्या क्रिएट कराता है? फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। अब आप देख रहे हैं 2022-23 तक एफबीआर ने कहा है कि जी हम 7.144 ट्रिलियन जो है रुपीस वो टैक्सेस में करेंगे। उन्होंने सेट किया था 7.640 ट्रिलियन। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 18% नीडेड फॉर ग्रोथ रेट ऑफ 7 to 8%। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 18% होना चाहिए। आपका इस वक्त कितना है? 8 से 9 है। वो भी अभी अभी थोड़ा सा बढ़ा है। चाहिए कितना ग्रोथ रेट के लिए? 18%। आपको अवाम, गवर्नमेंट को अवाम टैक्स नहीं देती। क्यों नहीं देती भाई? ट्रस्ट ही नहीं। हमें पता है ये खा जाएंगे। हमें ये पता है ना खा जाएंगे। उसके बाद लॉस इनकरिंग स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस क्या होती हैं भाई? स्टील मिल है, स्टेट ऑन इंटरप्राइज, जिसको स्टेट ओन करती है। पीएसओ है, हाँ, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, पाकिस्तान टेलीविजन जो है, पीआईए है, रेलवेज है। ये सारी की सारी खसारे में है। ये सारी की सारी खसारे में है। ये कमा कर नहीं देती हमें। हम हर साल अपने अपने एक्सपेंडिचर, जो फिजिकल एक्सपेंडिचर है, उनसे पैसे निकालते हैं और उनको देते हैं कि वो जो लॉस कर रही है $100 बिलियन, 100 बिलियन रुपीज का, कोई 200 का, कोई 300 का, उनका जो डेफिसिट है वो पूरा करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये एसआईएफसी जो है अब इन सबको प्राइवेटाइज करने लगा है कि इनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, हमारी जान छूटेगी इकोनॉमी की तरफ। जो जो हर साल ऐसे समझे कोई 800-900 बिलियन रुपीज जो है इन पर खर्च होते हैं हमारे, तो उनसे तो जान छूटे। कमा तो नहीं रही और बोझ डाल रही है। तो जब हम उनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारी कुछ ना कुछ इनकम होगी, प्राइवेट कंपनीज हमें पैसे तो देंगी। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। उसके बाद ये इनफॉर्मल इकोनॉमी। 60% जो आपकी इकोनॉमी है ना, वो इनफॉर्मल है। व्हाट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी? वो इकोनॉमी जो कि डॉक्यूमेंटेड ना हो। इसको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है, जो कि डॉक्यूमेंटेड ना हो, मतलब फॉर्मली आपके टैक्स नेट में वो नहीं आती। एक रिपोर्ट आई थी आपका एमए मालम रोड, सारा टैक्स नेट में नहीं आता। कराची का तारिक रोड टैक्स नेट में नहीं आता। सबसे अमीर तरीन लोग उधर जाते हैं और सबसे ज्यादा बिजनेस इन जगहों पर होता है। आप जाओ, आप सब गए हो, वो टैक्स नेट में नहीं आता। जब टैक्स नेट में नहीं आएगा तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में जाएगा। तो आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, बिजनेस हो रहा है आपके मुल्क में, पर आपको पैसे नहीं मिल रहे। वो भी बोझ क्रिएट कर रहा है आपकी इकोनॉमी में। उसके बाद ये स्टेट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आपने फिर पढ़ने हैं, ठीक है। आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। देखें, आपका जो 38.3% है आपकी पॉपुलेशन का, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। 12%, 12.9% यूएनडीपी के मुताबिक आप के पॉवर्टी के नीचे हैं लोग, वल्नरेबल पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 6.8% है। 37.97 इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। अब ये हालात देखें, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, कैसे बाइंग पावर बढ़ेगी? अब इतनी इन्फ्लेशन है, आप लोग घरों के बिल्स अदा नहीं कर सकते।
तो आप बिजनेसेस कैसे बढ़ाओगे? बिजनेस तब बढ़ता है ना जब आवाम के पास परचेसिंग पावर हो। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दुकानदार से कुछ खरीदूंगा ना। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर को चलाऊं, वो भी नहीं है। कॉमन उजरत है जी 20 से 25 हजार। अब बताओ 25 हजार में पर्सनली आपका एक बंदे का खर्चा नहीं पूरा होता। आप सब यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहे हैं बैचलर, उनको तो पता ही होगा। मतलब सादा से सादा लाइफ स्टाइल अपनाओ, फिर भी 25 हजार कम है आज की महंगाई में। पर तो आपके पास बाइंग पावर ही नहीं है। जब बाइंग पावर खत्म हो जाती है तो बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस तब ग्रो करता है जब लोग उसको खरीदेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं होटल पर नहीं जा सकता खाने के लिए, होटल इंडस्ट्री गई। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कपड़े नहीं ले सकता, मैं क्लॉथिंग इंडस्ट्री गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो आपकी। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जाकर फॉर एग्जाम्पल मूवी देख लूं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी मॉल में जाऊं। बाइंग पावर नहीं है। बाइंग पावर कम होती जाएगी, आपके बिजनेसेस क्या हो जाएंगे? ठप हो जाएंगे। उसके बाद जी पोलराइज पॉलिटिक्स है। अब देखो ये यहाँ पर देख लो, मैंने बड़ा चेक किया है क्वेश्चंस को। आप सब क्या करते हो? आप सबकी मतलब कॉमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहली हेडिंग होती है पोलराइज पॉलिटिक्स। तो भाई ये एक रीजन है, पर जो एक्चुअल रीजन है वो पहले 10 थे जो मैंने आपको बताया, जो एक्चुअल इकोनॉमी के रीजन है। आप वो चीजें लिखो, आप वो चीजें लिखो, पर वेटेज जो है वो एक्चुअल हार्डकोर इश्यूज को दो। लोग क्या करते हैं, हार्डकोर इश्यूज को भूल जाते हैं। कोई क्लाइमेट की हेडिंग दे रहा है, कोई पोलराइज पॉलिटिक्स की हेडिंग दे रहा है, नहीं। हार्डकोर इश्यूज को आपने क्या देना है? सबसे पहले वेटेज देना है आपने। समझ रहे हो मेरी बात? पोलराइज पॉलिटिक्स है जी, अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है, आपका स्टॉक एक्सचेंज गिर जाता है। आप इसको देख लें, जब ये पंजाब असेंबली में कभी पीटीआई की हुकूमत आ रही थी, कभी नून लीग की, कभी पीटीआई, कभी नून लीग, उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज के हालात देखो आपको। उस टाइम आप अपनी करेंसी का वैल्यू देखो, डिवैल्यूएशन होती जा रही थी। आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, पता ही नहीं है कि कौन होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल इसका मिसाल ले लो, आईएमएफ ने जब कर्जा देना था, तो आईएमएफ ने डील करनी थी किसके साथ? हुकूमत के साथ करती है ना। उसने सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं की, वो हुकूमत के पास गई, फिर इमरान खान के पास गई, फिर बिलावल भुट्टो के पास गई। बट फिर उन्होंने कहा कि जी इनसे मिल लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। सबसे मिलकर रजामंदी से उन्होंने फिर आपको कर्जा दिया है, क्योंकि उनको डर था कि भाई कल को नवाज शरीफ डील कर गया, इमरान खान अगर कहते मैं नहीं मानता, चलो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ। अच्छा जी, यार 12वीं पॉइंट मैंने लिखी है यहाँ पर, एमनेस्टी स्कीम्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन इन लैंडलॉर्ड। यार ये दो रीजन है। ये महबूबुल हक, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। महबूबुल हक, महबूबुल हक साहब हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बानी। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे अयूब इरानी और जिया इरानी। ठीक है, तो उनके मुताबिक दो बड़े मसाइल हैं। वो दो बड़े मसाइल क्या हैं? एक बड़ा मसाइल है एमनेस्टी स्कीम। हर हुकूमत, आप नोट कर लो, अभी इलेक्शंस होने ना, आपने जहन में रखना है, ये मेरी बात नोट करनी है आपने। जैसे ही हुकूमत आएगी ना, विद इन 3 to 4 मंथ वो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करेगी। एमनेस्टी स्कीम क्या होती है कि आप इतने पैसे दे दो, फिर जो पीछे हो हमने आपको माफ किया, तो ब्लैक मनी सारी की सारी वाइट हो जाती है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने करवाई है कि चलो वाइट करवा ही लेते हैं, तो भाई पिछले गुनाह माफ। तो हर बंदे को पता होता है 4-5 साल के बाद, जो तो पता है आपको, पता भी नहीं है कि कल किसकी हुकूमत होगी, फिर नई हुकूमत आएगी, फिर नई एमनेस्टी स्कीम दे देगी। उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन टू लैंडलॉर्ड्स, वो कहते हैं जो आपका एग्रीकल्चरल बेस है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है ना, तो लैंडलॉर्ड्स को आप वो ढल बोलते हैं, हम ढल वो लेते हो। वो थोड़े से पैसे होते हैं कि वही दो, क्यों देते हैं? क्योंकि हम वो हारियों को पैसे दे रहे हैं, फार्मर्स को पैसे दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं, इसीलिए हम उनसे एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं। और आपको पता है हारियों को भी कुछ नहीं मिलता। भाई महबूबुल हक साहब कहते हैं इनके ऊपर क्या करो, टैक्स लगाओ। इनको क्यों दिए एग्जेम्पशन आपने, टैक्स एग्जेम्पशन? तो ये दो उन्होंने बताया। अच्छा जी, बेटा पोलराइज पॉलिटिक्स अलग बात है, जब आपका ना कंसेंसस डेवलप ना हो पाए, आप लड़ो, कॉन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है, इसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा जी,
अच्छा, यहाँ पर एक और बात, रटे रटाए चीजें आप सबने पढ़ी होती हैं। हर बंदा आजकल लिखता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये भी कहते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो रीजन पता है क्यों? इस वक्त आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है। आपने चीजें जब आप नोट करो ना, लिखो, पुराने नोट्स वोट्स पढ़कर लिखते हो ना, तो पुराने नोट्सों में तो हर बंदे को पता है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस वक्त आपका करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, डेफिसिट में नहीं है। तो वो हेडिंग आपने नहीं देनी। हेडिंग्स आपने वो देनी है जो इस वक्त हो रही है। समझ रही हो मेरी बातें? वो हेडिंग्स दो जो इस वक्त एक्चुअली हो रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा मसला था, बिल्कुल था, पर इस वक्त नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस में, आप चेक कर सकते हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए जी रीजंस आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के। अब इनको डील कैसे करें? तो यहां पर ना आर्मी लास्ट दिनों में आपके शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाते हैं। उसके तहत हम क्या करेंगे जी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मेजर जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? वो है आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इसकी जो अपेक्स बॉडी है, कमेटी बनी, उसमें आपका आर्मी चीफ भी क्या है, एक मेंबर है। आपने अभी रिसेंटली अगर न्यूज पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि जी आपके आर्मी चीफ ने बिजनेस लीडर्स के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर्स के साथ, चेयरमैन के साथ क्या की, डील्स कर रहा है, बातें कर रहा है, मुलाकातें कर रहा है। आपने सुना होगा कि जी आर्मी जो है वो एनर्जी थेफ्ट के ऊपर ऑपरेशन कर रही है, अभी अभी चल भी रही है। ठीक है ना? आर्मी ने कहा कि जी हवाला हांडी हम बंद करेंगे, स्मगलिंग जो हो रही है वो बंद करेंगे। तो आर्मी ने क्या किया, एक रोल प्ले करना शुरू किया है कि जी हम जो है इकोनॉमी को ठीक करने लगे। ठीक है, तो हम ठीक कैसे करेंगे? तो उनका एक ब्रेन चाइल्ड है जी आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसका जो एम है बेसिकली, यार अब आपको भी पता है कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मुझे भी पता है, अब ये क्या मैं आपको जवाब दूं उसका? सबको पता है उनकी जुरिस्डिक्शन किस, कौन सी आर्मी ये जुरिस्डिक्शन होती है कि वो जाकर इकोनॉमी को संभाले। ऐसे सवाल ना किया अगर रिकॉर्ड पहले से ही हो रहा है। अच्छा जी, क्या हो गया? अच्छा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका बेसिक काम क्या है? उन्होंने कहा कि जी हम अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और प्राइवेटाइजेशन करेंगे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस करेंगे। चलो ये कर लो, कर लेते हैं। तो 20 जून 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हम बनाते हैं। इसके जो मेजर जो सिस्टम है ना, वो है जी सिंगल विंडो, अ फैसिलिटी टू एक्ट एज अ सिंगल विंडो टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर। ये देख लें, हमारे यहाँ हम क्यों कहते हैं, अगर आप बिजनेस फ्रेंडली इंडेक्स भी उठा लो ना, कि क्या पाकिस्तान एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है, हमको आपको 132, 135, 140 में मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ रेड टाइपिज्म, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक मसाइल, हमारे यहाँ कस्टम के रिजिड लॉज, ये सारी जो चीजें हैं ना, वो क्या करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को या बाहर से आए हुए इन्वेस्टर को क्या करती हैं, हिंडर करती हैं कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इन्होंने क्या किया कि जी ऐसी एक काउंसिल बनाते हैं जो एक वन विंडो होगी, वहां पर इन्वेस्टर आए, उसको सारा प्रोसेस हम करके देंगे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए सारा प्रोसेस करके देंगे। उसको अब ये जरूरत नहीं है कि उस ब्यूरोक्रेट की इजाजत ले, उस डिपार्टमेंट में जाए, उस डिपार्टमेंट जाए। उन्होंने कहा नहीं, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बनाते हैं। इस काउंसिल में आकर वो कहे कि जी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये काउंसिल उसके सारे मसाइल क्या करेगी, हल करेगी। वो आकर क्या करे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे। तो इसको वो कह रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, ताकि सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर लग जाए। ये ना हो कि यार कस्टम वाले को पता है, अभी इंतजार हो रहा है कि कस्टम वाला जब उसको इजाजत दे कि वो अपना रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट कर सके। फिर जी हमारे डीसी साहब को आज टाइम नहीं मिला, तो भाई हम उसको जब तक वो इजाजत दे। अच्छा, फिर नहीं नहीं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मसला हो गया, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा स्पेशल काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, उस काउंसिल के तहत क्या होगा, आप आओ, एक ही जगह पर सारे का आपके काम होंगे, सारे के सारे जो
डिपार्टमेंट से वो क्या होंगे, कोलाबोरेट करेंगे, आपका मसला हल करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या हो गया, आर वी सपोज टू मेंशन दिस एग्जाम, यस यू आर सपोज टू, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, जब आप SIFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहां पर आर्मी चीफ की फोटो लगी हुई है और वहां पर लिखा हुआ है कि अंडर दी गाइडेंस ऑफ आर्मी चीफ। तो ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, उन्होंने खुद लगाया हुआ है, तो ये कोई बिहाइंड द सीन वाला कोई बात नहीं है, वो डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको लाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस है 2001, उसके चैप्टर 2A को क्या किया इन्होंने, अमेंड किया, उसमें क्लास डाला किसका, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का। इसका एम क्या है जी, इसका सबसे बड़ा एम जो है, एस्टेब्लिश द SIFC टू शॉर्टन लेंदी बिजनेस प्रोसेस थ्रू अ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। जो मैंने आपको बताया, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठे, सारे डिपार्टमेंट का मसला हल होगा, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना है कि वो एक रिगरस जो प्रोसेस है उससे ना गुजरे और जाकर क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट ले और इन्वेस्ट करे, हमारे पास हमें क्योंकि डॉलर्स की कमी है। एम क्या है ये हमने पढ़ लिया, की सेक्टर्स कहाँ है कि कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, की सेक्टर से जी डिफेंस प्रोडक्शन में कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, माइनिंग में कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, एनर्जी में कर सकते हो थ्रू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये 5 से 6 एरियाज बताए गए, सेक्टर्स बताए गए, जहां पर आओ आप क्या करो, आकर इन्वेस्टमेंट्स करो। यार इतने सवाल पूछोगे, ये रेगुलर क्लास नहीं है यार, तो डिफेंस ऑन टॉप नहीं है, वहीं पर मैंने पहले लिख दिया, इतना आर्मी के खिलाफ भी ना जाओ लोग। इसके तहत ना जी 28 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, प्राइवेटाइजेशन के भी दिए गए हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी दिए गए हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट का कहा गया है। इसमें सऊदी की अरामको रिफाइनरी है, मैंने कल भी आपको बताया था कि $10 बिलियन जो है वो सऊदी गवादर में खर्च कर सकता है। इसमें वो है, तापी गैस पाइपलाइन है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की, आपको पता होगा तापी गैस पाइपलाइन है। थरकोल रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हैंडिंग ओवर, वो कहते हैं 85 एकड़ ऑफ लैंड आपको देंगे एक सिंगल इन्वेस्टर को, वो वहां पर आए और वहां पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करे, आए वहां पर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट करे, इंडस्ट्री बनाना चाहे, जो भी करना चाहे वो आकर करे। उसके बाद उन्होंने कहा जी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करेंगे हम, लोगों की इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खास करके ये याद रखना है, GCC जो कंट्रीज है ना, मिडिल ईस्टर्न, उनको उन्होंने टारगेट किया है कि सऊदी अरब, UAE वगैरह जो है हमारे पास आकर इन्वेस्टमेंट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने प्लान दिया है कि जी 85 एकड़ सिंगल इन्वेस्टर कॉर्पोरेट को देंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी चोलिस्तान में, चोलिस्तान रीजन आप सबको पता होगा, 50,000 एकड़ उधर दे रहे हैं, कॉर्पोरेट डेयरी फार्म लगा रहे हैं 15,000 एकड़ तक से 30,000 एनिमल्स तक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट फीड लॉट फार्म होता है ना, जो फीड फीड इंडस्ट्री होती है वो। तो ये सारे वो फिर क्या है, वो एरियाज है जहां पर वो कह रहे हैं कि जी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहेंगे। इसमें डयामीर बादशाह डैम है, उसको भी कह रहे हैं कि उधर भी आप आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जहां पर आप क्या करो, आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने चंद मिसालें आपको दे दी है यहाँ पर, जो कि आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। 85,000 बेटा, 85,000 जो है। उसके बाद ही इन्होंने न्यू वीजा पॉलिसी दी अंडर SIFC। वो न्यू वीजा पॉलिसी क्या, अमेंडमेंट्स इन वीजा पॉलिसी फॉर 103 कंट्रीज, 103 कंट्रीज के लिए क्या दी है कि जी हम नई वीजा पॉलिसी देते हैं। उसमें जो पाकिस्तानी मिशन है, मिशन समझते हो, जो आपकी एम्बेसीज होती हैं, मिशन जो है विल नाउ बी ऑब्लिगेटेड टू इश्यू बिजनेस वीजा फॉर 5 ईयर विद इन 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर वो 5 सालों तक आपको वीजा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर कोई इन्वेस्टमेंट लाता है। ठीक है, उसके बाद किया गया कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीजा है, 1 साल तक का भी आपने 24 घंटों में देना है, 3 साल तक का भी आपने 24 घंटों में देना, मतलब ये एक रिगरस प्रोसेस गुजरता है ना वीजा के लिए कि इतने इधर अप्लाई करो उधर करो, नहीं नहीं, बिठाओ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको उधर ही वीजा दो और उसको कहो कि ले आओ अपनी पैसे ले आओ पाकिस्तान में। और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में
5 साल के लिए वो इशू करेगी, 10 साल के अंदर, 10 दिन के अंदर वो क्या करेगी, वीजा 5 साल के लिए अप्रूव करेगी। और ये आपका जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, काकड़ साहब ने कहा, पाकिस्तान चेंबर ऑफ बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इशू अ डॉक्यूमेंट टू फॉरेन बिजनेसमैन, इजी वीजा विल आल्सो बी इशूड टू देम। हमारा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कराची है, लाहौर है, अगर ये कहते हैं कि जी सर इनको हम दे रहे हैं और इनको क्या करो, आप वीजा दो, तो यू विल बी ओब्लिगेटेड टू गिव देम वीजा ऑन दैट लेटर। ठीक है, तो ये एक उन्होंने वीजा पॉलिसी बनाई हुई है। उसके बाद ये एक लेजिस्लेटिव प्लान बनाया गया कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, प्राइवेट लैंड के लिए। ये देख लो, याद रखना, आप कभी भी ना किताब पढ़ो इशरत हुसैन की, अगर कोई अभी भी तैयारी शुरू कर रहा है ना, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, उसमें आप देखो कि जुडिशरी ने कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, उन पर केस हो जाते हैं, वो केस सालों साल चलते हैं, वो केस हल नहीं होता, वो केस हल नहीं होता, साला साल पड़ा लेता है। आप इसका मिसाल देख लो। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म ने मरवाया है, कैसे? रिकॉर्डिंग केस आप सबको पता होगा, इफ्तिकार हुसैन साहब ने क्या किया, चौधरी इफ्तिकार हुसैन, आपको चौधरी साहब, जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब, उन्होंने क्या किया, उनको कुछ नहीं पता कि माइनिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्या है। उन्होंने जाकर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कहा, टर्किश कंपनी को, आप रोक दो, ये गलत कर रहे हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पाकिस्तान को $9 बिलियन का नुकसान पड़ गया कि अब आओ भाई, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उधर उन्होंने केस कर दिया कि भाई उन्होंने हमारे पैसे खाए। वो इमरान खान आया, वो अर्दगान को मिनथे करके उसने माफ करवाया कि मेहरबानी करो यार, अपनी अपनी वाली को तो कहोगे हमें छोड़ दे। जुडिशियल एक्टिविज्म, उन्होंने कहा कि अब ऐसी लेजिस्लेशन लाते हैं ताकि ये जो कॉर्पोरेट के जो मसाइल है ना कोर्ट वगैरह के, वो हल हो जाए। इसमें उन्होंने इसी सीपी में जो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एक स्पेशल यूनिट वो किया हुआ है, बनाया है कि वहां पर मसलों को हल हो सकता है। उन्होंने फिर कहा कि जी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन लैंड राइट्स को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सेफगार्ड करें। उसके बाद उन्होंने कहा स्पेशल कोर्ट्स बना लेते हैं, सेटल करने के डिस्प्यूट, टैक्स हॉलीडेज वगैरह को, ठीक है ना। प्रोविंशियल लेवल तक उन्होंने क्या किया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अमेंडमेंट कर दी। आपका खैबर पख्तूनख्वा का टेनेंसी एक्ट 1950 है, ऐसे ही के पंजाब का टेनेंसी एक्ट है, सिंध का टेनेंसी एक्ट है। उन सब में अमेंडमेंट्स करके फैसिलिटेट किया इन्वेस्टर को कि अगर उनका कोई मसला हो तो वो एक जो हमारा डिलेड जस्टिस जो होता है हमारे पास, एक बहुत टाइम लगता है जस्टिस लेते लेते, वो क्या हो जाए, उस प्रोसेस से वो हटे और अपना यहाँ से काम करें, इन्वेस्टमेंट करें। फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करेंगे हम, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बढ़ाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा ला सके। पाकिस्तान से लुक अफ्रीका पॉलिसी, लुक अफ्रीका पॉलिसी है जी पाकिस्तान की कि हम अफ्रीकन कंट्रीज को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, वहां से उनसे भी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, खुद भी उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि म्यूचुअल हो। तो उनका कहना है कि ये SIFC में अफ्रीका को भी क्या करें, इंक्लूड किया जाए। अट्रैक्टिंग वेस्टर्न नेशंस, अब देखो वेस्टर्न नेशन जो है वो सीपैक में नहीं करती इन्वेस्टमेंट, पर डायरेक्ट ओवरऑल पाकिस्तान में तो कर सकती हैं, उनको फैसिलिटेट करना एक्टिव डिप्लोमेसी के थ्रू। फिर एक नेशन वाइड प्रोग्राम उन्होंने बनाया फ्रीलांसर्स के लिए। आपको पता है कि फ्रीलांसिंग जो है आजकल पाकिस्तान में भी बढ़ती जा रही है, दुनिया में भी बढ़ती जा रही है। तो उस IT इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि 6 लाख फ्रीलांसर को हम पर डे $5 से $10 जो है कमाने का सिस्टम बनाएंगे कि $5 से $10 कम से कम एक फ्रीलांसर पर डे कमाए, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बनाएंगे वो जनरेट अराउंड $3 बिलियन एनुअली। ये जो प्रोग्राम होगा वो $3 बिलियन हमें जनरेट करके देगा एनुअली। फिर कहा कि जी जीरो टॉलरेंस फॉर स्मगलिंग, कि आपकी शुगर, डॉलर्स, ऑयल, जो भी किस्म की हवाला हंडी, इन सबको क्या करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लास्टली उन्होंने ऑपरेशन अगेंस्ट एनर्जी थेफ्ट, ये जो अभी चल रही है, क्योंकि सर्कुलर डेट भी बढ़ता है हमारा, तो उसको भी इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कब करेंगे। और इस सबको हेड कौन कर रहा है, नाम में कर रहा है आपका काकड़ साहब, बिहाइंड जो है वो कौन है, एपेक्स बॉडी में जो बैठे हुए मेंबर है वो कौन है, आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब, ठीक है। तो ये था आपका SIFC। जी जी, आप पढ़ लें पाकिस्तान की लुक अफ्रीका पॉलिसी, पढ़ लें। आज का टॉपिक वो नहीं है, नहीं ऐसे, क्योंकि दूसरा टॉपिक भी पढ़ना है।
हाउ SIFC विल हेल्प टू एलिमिनेट इकोनॉमिक क्राइसिस, कैसे होगा जी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी ना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बाइंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडस्ट्री लगेगी ना, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, मरीन इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाएगा। आपने इतने सारी फैसिलिटेशंस दे रहे हैं आप उनको, आपने वो रिगरस लॉज खत्म कर दिए, आपने जो जुडिशरी का रोल था वो कटेल करके स्पेशल कोर्ट्स बना दिए, आपने क्या किया, क्या कहते हैं, वो जो क्या किया यार, SECP में आपने अकाउंट यूनिट बना दिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, और फिर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से रेट टेपिज्म को खत्म कर दोगे। इससे क्या होगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो मसला है वो खत्म हो जाएगा, डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो लॉस इनकरिंग स्टेट है, स्टेट और इंटरप्राइजेज है, वो भी प्राइवेटाइज कर रहे हो तो वो भी बोझ खत्म होगा। और लास्टली आपकी जो पाकिस्तान की करेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ये था जी SIFC वगैरह। तो टॉपिक तो हमारा यहाँ पर तक है, क्योंकि जो मैंने उसमें लिखा था, पर मैं आपको आई वांट टू गिव यू सम अदर सजेशंस जो कि आपके ऐसे वगैरह में भी काम आ जाए, दूसरे टॉपिक्स में भी काम आ जाए। तो जी सजेशंस लिख लें, लिखी हुई हैं कि लॉन्ग टर्म और फार साइटेड पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे USA लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म में वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। चाइना सोशलिज्म में चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे मॉडल्स पर, चाइनीज मॉडल पर, US के मॉडल पर एक फार साइटेड इकोनॉमी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, ठीक है। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करो। दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है कि आप कैपिटल अर्न करते हो किससे, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी से। आप अपने लोगों को पढ़ाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट करो, ताकि वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से क्या जनरेट करके दें, आपको पैसे जनरेट करके दें। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 4 चीजें बताई है, 4 चीजें करनी होती है, तभी नॉलेज इकोनॉमी आपकी क्या हो सकती है, बूस्टअप हो सकती है। और पाकिस्तान की क्योंकि आबादी जो है वो एक यंग पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़ा काम कर सकती है ये आपकी नॉलेज इकोनॉमी में, क्योंकि यंग लोग हैं, बूढ़े तो है नहीं हम। तो 4 पिलर्स होते हैं जी। एक होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, जो कि आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप्स को, नॉलेज के लिए। दूसरा होता है स्किल्ड लेबर और एजुकेशन, गुड एजुकेशन सिस्टम। तीसरा होता है जी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और चौथा होता है अ वाइब्रेंट इनोवेटिव लैंडस्केप दैट इंक्लूड्स एकेडमिया, द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। ये 4 चीजें होती है नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा। इसको आप फर्दर पढ़िएगा, क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी जो है डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल, पर मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्सेस दे दिए हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके उसमें, तो अगर नॉलेज इकोनॉमी पर सवाल आता है, आपने क्या करना है, पहले ये 4 पिलर्स लिख लेने, लिख दिए। उसके बाद बताना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, टेक्नोलॉजिकल पार्क बना रहा है। हरीपुर टेक्नोलॉजी पार्क आपने सुना होगा, इस्लामाबाद टेक्नोलॉजिकल पार्क आपने सुना होगा, अलामा इकबाल टेक्नोलॉजिकल पार्क आपने सुना होगा। उसके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टास्क फोर्स बनाई थी इमरान खान ने आते साथ ही, ठीक है, कि ताकि IT इंडस्ट्री को क्या करें, बूस्टअप करें। उसके बाद ये प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, ये आपके आरिफ अलवी साहब ने खान साहब के दौर में किया था। उसके बाद पाकिस्तान विजन 2025, पाकिस्तान विजन 2025 के अंडर हमें नॉलेज इकोनॉमी को क्या करना है, बूस्ट करना है। और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज फिनांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक नहीं होती तब तक नॉलेज इकोनॉमी बूस्ट नहीं करती। तो उसके लिए हमने क्या किया, पाक ऑस्ट्रिया एक यूनिवर्सिटी बनाई है अप्लाइड साइंसेस की, ठीक है। ये अब जर्मन वर्ड है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो इसको अप्लाइड साइंसेस, इसकी मीनिंग है अप्लाइड साइंसेस। तो ये नॉलेज इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करके आप अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ आप हासिल कर सकते हो ब्लू इकोनॉमी से। आप देखो मालदीव हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे चलते ही ब्लू इकोनॉमी पर है। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? इकोनॉमी विच इज रन बाय द मरीन लाइफ। आप ओशियनिक इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, ओशियंस के थ्रू। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है भाई आपकी, ओशियनिक टूरिज्म हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, शिपिंग इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, पर आप कर ही नहीं रहे, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी हमने 2020 दी हुई है। ब्लू इकोनॉमी को हमने पाकिस्तान विजन 2025 में भी डाला डाला हुआ है, और साइनो पाक ब्लू पार्टनरशिप अंडर सीपेक भी हमने की हुई है। उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस इंकरिंग स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस कर दें, ताकि वो बोझ कम हो जाए। उसके बाद भी
एफबीआर को रीस्ट्रक्चर करना लाजिम हो गया। टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट खत्म नहीं होना, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा आपको। रीजनल कनेक्टिविटी एंड जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी, ये जियो इकोनॉमिक्स क्योंकि इसमें है तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान जियो इकोनॉमी पर क्या कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जी आप इंसेंटिव्स दो ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सके। अभी भी आपके ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, वही वीट, वही राइस, वही शुगर केन, ये यही करते हो ना, यही करते हो ना। एक पॉलिसी आई थी मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी, इमरान खान ने लॉन्च की थी, मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी। उसके तहत आपने मोबाइल फोन बनाए थे, वो हाथों हाथ यूएई में बिक गए। नए नए मॉडल्स लो, आईटी इंडस्ट्री को करो, वहां से प्रोडक्ट्स करो। वो कहां से होगा? जब आप इंसेंटिवाइज करोगे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को। उसके बाद ही फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आपका इतना बड़ा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको डॉक्यूमेंटेड करो। जब डॉक्यूमेंटेड करोगे वहां से पैसे आएंगे। आई होप कि आपको ये सारा कैसे किया जाए। हाँ, वो जब हम इनफॉर्मल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब ये जो अलग अलग रीजनल कनेक्टिव एंड जियो इकोनॉमिक पॉलिसी अलग टॉपिक है पूरा। तो अभी आपने सिर्फ इनमें हेडिंग मिलनी है, 4-4 5-5 लाइनें लिखनी है, आपने क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है। सर ये जो आपने कहा था कि स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं रहते हैं हमारे पास, हाँ, जो कंटेनर्स खड़े थे और उनको ले नहीं सक। तो सर ये क्या वजह थी, मतलब वो डॉलर्स किधर चले गए थे? हमारी कंट्री में डॉलर्स तो इनसाइड कंट्री होंगे ना, वो कहाँ चले गए थे? आप इंपोर्ट जो कर रहे हो, इंपोर्ट जब करते हो, एक्सपोर्ट जब एक्सपोर्ट होती है तो आप डॉलर आपको क्या होता है कमाते हो। इंपोर्ट ज्यादा हो जाती है, सारे डॉलर तो उधर इंपोर्ट में दे दिए, आपके पास स्टेट बैंक में क्या बचेगा फिर? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर तो आपकी इंपोर्ट्स होती है। तो सर बैकअप पेन के पास कुछ भी ऐसा नहीं होता तो कि बैकअप मतलब? कम होता जाता है ना, बैकअप तब होता है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो बैकअप बढ़ता जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती जाती है, बैकअप खत्म होता जाता है। तभी तो फिर आप यूएई, कभी सऊदी अरब, कभी चाइना पर जाते हो ना कि हमें पैसे ना दो, सिर्फ हमारी स्टेट बैंक में $1 बिलियन रखवा दो, हम ये इरादे करते हैं फिर उनको। सर ये ठीक। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने की क्या वजह है? कोई ऐसी दो तीन, मतलब ये कि लोग क्यों नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट? एक तो तो ना, टेररिज्म है, मतलब इसके एक तो अलावा और क्या है ऐसी? सुनो ना, एक तो आपका बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, दूसरा आपका पोलिटाइज पॉलिटिक्स, तीसरा आपका रेड टेपिज्म, चौथा आपका एनर्जी का इशू। भाई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, एनर्जी इतनी महंगी है, पैसे कौन देगा? इतने सारे बिल्स हम घरों में नहीं भर सकते, इंडस्ट्री वाले कहाँ से देंगे? उसके बाद आपके पास लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर का फुकदान है। ठीक है। अच्छा जी, 5 मिनट की ब्रेक लें। क्या पांच क्या मिनट चीज इंक्लूड है? 5 मिनट की अब ब्रेक ले लें, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें। चलें। अच्छा, याद रखें, मैंने ये भी नोट किया है कि जब ये आता है ना सवाल, रिसेंट वेव ऑफ इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान, या रिसर्जेंस हो रही है इंसर्जेंसी की, तो उसमें डायरेक्ट वो पुराने काजेस लिखते हैं बच्चे के, उस टाइम में ये हो रहा था, वो हो रहा था। अभी आप करंट काजेस देखो और ये याद रखो कि टेररिज्म इज नॉट जस्ट कंसर्न्ड और लिंक्ड विद अफगानिस्तान। ईरान भी है, इंडिया भी है, आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं, ठीक है ना, इंटरनल सेक्टेरियन वायलेंसेस भी हैं। तो वो टेररिज्म इन सब चीजों के साथ क्या है, कनेक्टेड है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जी मैनिफेस्टेशन अगर इसकी हम देख लें तो आप इसको देखोगे, टीटीपी की स्वात में रिसर्जेंस। पहले स्वात में 2010 में ऑपरेशन हुआ था ना, हाँ, ऑपरेशन किए, फिर हमने जरबे अजब किया, फिर हमने रद्दुल फसाद किया, तो उनको उधर से भगाया। तो अब अगर हम देखें तो आपको क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि स्वात में उन्होंने फिर से अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी हैं, और वहां पर एक्सटॉर्शन मनी भी ले रहे हैं, स्कूलों पर हमला भी कर रहे हैं, बच्चियों को रोक भी रहे हैं। तो वापस से वो वहां पर अपना जो होल्ड है वो क्या कर रहे हैं, जमाना शुरू कर दिया है। उसके बाद आप देखें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो बनू है, वहां से काम शुरू होता है। उस पर उन्होंने हमला किया, 33 मिलिटेंट्स फिर वो कंपाउंड में थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको वहां से छुड़ाने की कोशिश की। फिर आर्मी ने उधर क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया और 25 मिलिटेंट्स को मार गिराए और 3 सोल्जर्स मर गए। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है कि दोबारा से हमले शुरू हो गए।
उसके बाद इस्लामाबाद बम ब्लास्ट हुआ आपका दिसंबर 2022 में। अब देखो, जब इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट होता है ना, तो समझ लो कि जो टेररिज्म में वो वाकया क्या कर रहा है, अब अपना सर उठाने लगा है। उसके बाद आप इसकी मैनिफेस्टेशन देख लें, टारगेटिंग हो रही है कोयटा में, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है कोयटा में, आपके एसपी को मार दिया उन्होंने, पुलिस व्हीकल्स पर हमले हो रहे हैं। अभी अभी कुछ मंथ पहले पेशावर पुलिस मार्क्स पर हमला हुआ, पुलिस लाइन में जो मार्क्स थी, 80 से ज्यादा लोग मर गए, अभी अभी का वाकया है। उसके बाद बाजोड़ में ये अभी कुछ 15-20 दिन 25 दिन या महीना पहले हुआ है, आपके मौलाना फजल रहमान के उस पर जलसे पर बाजोड़ में हमला हुआ, 50 लोग मर गए, 200 बाउंडेड है। ISIS ने कहा कि जी ये हमने करवाया है। उसके बाद मिलिटेंट अटैक्स पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी हुआ है जोब का मिलिट्री बेस पर अटैक, 9 सोल्जर्स मारे गए। तहरीके जिहाद पाकिस्तान जो है, उसने कहा कि ये अब नई नई पार्टी बनी है, नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन्होंने अपना नाम रखा है क्या, तहरीके जिहाद पाकिस्तान। अब कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कवर नेम है किसका, TTP का, हकीकत में है TTP, नाम किसका आ रहा है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान का। अगर हम रिपोर्ट्स देख लें तो UN एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है कि जो इंसर्जेंसी है पाकिस्तान में, वो तालिबान के टेक ओवर के बाद क्या हो गई है, बढ़ रही है। 500 मिलिटेंट्स TTP 5000 TTP के मिलिटेंट जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर बैठ गए और वहां से वो इंसर्जेंसी फैला रहे हैं। ये आपकी UN की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड स्टडीज PIPS की रिपोर्ट है कि 51% जो है आपका टेररिस्ट अटैक 2022 में, सिर्फ और सिर्फ 2022 में इंक्रीज हुए। उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की वो है क्या कहते हैं, रिपोर्ट है कि 294 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं 2021 में, 56% इंक्रीज आया है। उसके बाद आपको देखने के थिंक टैंक वालों की एक रिपोर्ट है कि जी TTP attacks had increased by 27% in 2022 compared to 2021 and 70 attacks have been witnessed since May 2023। ठीक है, 2023 तक 70 वो हमले कर चुके हैं आपके TTP वाले। ठीक है, तो ये जो आपकी होगी रिपोर्ट, जिनको आप चारों को कोट कर सकते हो एज ए रेफरेंस पॉइंट अपने उसमें। उसके बाद ये काजेस क्या है, एक तो जी तालिबानों का अफगानिस्तान में जो है टेक ओवर, उसने एक इम्पीटस दिया TTP को। TTP को कैसे दिया जी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जनरल जो है, सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने क्या कहा, तालिबान शुड नॉट लेट अफगान सॉइल बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। एक तो उनको अब एक हाइड आउट मिल गया है उधर अफगानिस्तान में, क्योंकि उनके अपने भाई हैं वो तालिबान, अफगान तालिबान में। दूसरा दूसरा ये है कि देखो, एक आइडियोलॉजिस्ट भी इम्पीटस मिल रहा है कि अगर अफगान तालिबान अमेरिका को और नेटो को हरा सकते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम भी उनको हरा सकते हैं। ठीक है, सेंटकॉम की एक रिपोर्ट है कि टेररिज्म जो है एक्सीलरेशन इन पाकिस्तान आफ्टर अफगान तालिबान विक्ट्री। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा जो है, ये जो नूर वली महसूद है, नूर वली महसूद कौन है जी, करंटली TTP का जो चीफ है, किसका, TTP का जो चीफ है नूर वली महसूद। उसने ओथ किसके हैंड पर ली थी, आपका जो उनका हेड है अफगान तालिबानों का, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा, उसके हाथ में उसने ओथ ली है। अब वो बेसिकली इम्पीटस कहाँ से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें क्या है, बूस्ट आया है कि जी हम अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसकी मल्टीपल रिपोर्ट्स में मैंने आपको UN की रिपोर्ट बता दी, मैंने आपको सेंटकॉम क्या है जी, सेंट्रल जो कमांड है उनकी अमेरिका की, उनके उनके मुताबिक भी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ रही है जब से अफगान तालिबान आए हैं। फिर अफगानिस्तान एक हाइड आउट फॉर टेररिस्ट हु कमिट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, एक हाइड आउट बना हुआ है ना, TTP वाले भी आते हैं यहाँ पर मारकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो भी यहाँ से मारकर उधर चले जाते हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और दूसरे सारे ISIS अलकायदा यहाँ पर आते हैं, हमला करते हैं और निकल जाते हैं। मुईद यूसुफ के मुताबिक अफगान तालिबानों को जो सेंचुरीज दी हुई है उधर बनाकर, सेंचुरीज किसको कहते हैं, अड्डे। ISK का चैप्टर, इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर जो है, ISK किसको कहते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर। खुरासान क्या है, अफगानिस्तान के एक सूबे का नाम है खुरासान। ठीक है, उसके बाद इंडिया
इंडिया के बहुत सारे हाइड आउट्स हैं उधर। ये मुईज यूसुफ कह रहा था कि जो आपका फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, वही कह रहा था कि इंडिया जो है वहां पर उनकी मदद कर रहा है, वहां पर उनको ट्रेनिंग्स दे रहा है। उसके बाद ये हकानी नेटवर्क जो है वो अपनी जो वो है रीच है वो नॉर्थ वजीरिस्तान तक पहले थी, अब वो नॉर्थ वजीरिस्तान से बढ़ाता जा रहा है, साउथ वजीरिस्तान फिर ट्राइबल एरिया एंड देन आपका पाकिस्तान के पीके में। इससे टेररिज्म फैल रहा है। फिर ये हुआ कि जी पाकिस्तान प्रिफर्स टू एस्टेब्लिश पीस थ्रू नेगोशिएशन विद टीटीपी, बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द टेरर। देखो नेगोशिएशन स्टार्ट किए हमने, अफगान तालिबानों ने कहा कि ये आप नेगोशिएशन करें, हम आपका ये जो टीटीपी का मसला है वो हम आपको क्या करके देंगे, हल करके देंगे। हमने कहा चलो ठीक है जी हम करते हैं। जब हमने किए तो उन्होंने फिर ऐसी डिमांड्स की हमसे जो हम एक कंट्री मान ही नहीं सकती, एक कंट्री मान ही नहीं सकती। उन्होंने क्या किया कि रिडक्शन ऑफ आर्मी इन फाटा, फाटा में से आर्मी हटा लो। दूसरा कि जो फाटा का जो मर्जर किया है उसको खत्म कर लो। अब वो पता है फाटा का मर्जर ये क्यों खत्म करवाना चाहते हैं? इस वक्त करंटली आपके नूर महली वली महसूद जो है उन्होंने फाटा में एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई है। उस गवर्नमेंट का एक डिफेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर वो खुद है। ठीक है, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। तो वो कह रहा है ये फाटा का जो सारा रीजन है वो हमें दे दो, हम क्या करेंगे एक नया इस्लामिक वो कंट्री बनाएंगे उधर, जो कि पश्तून कल्चर पर डिपेंडेंट होगी। उसके बाद इमरजेंस ऑफ टेररिस्ट नेक्सस अमंग डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट्स, फिफ्थ की रिपोर्ट है जी। जो टेररिस्ट मल्टीपल टेररिस्ट जो वो है ना आपके क्या कहते हैं आउटफिट्स हैं, वो आपस में मिलकर नेक्सस बनाकर हमला कर रहे हैं। जैसे टीटीपी और आईएसके का एक नेक्सस बन गया। अब देखो आईएसके अफगान तालिबानों के खिलाफ है, पर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा चलें जी अब अगर हम साथ में, तो साथ में क्या करते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स लॉन्च करते हैं। फिर टीटीपी बीएलएफ और बीएलए का नेक्सस बना हुआ है। अभी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो बीएलए और बीएलएफ जो है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो वेपन्स यूज कर रहे हैं वो उनके पास पहले नहीं थे। अब वो वही वेपन्स जो है वो तालिबान जो है वो उसको दे रहे हैं, ये टीटीपी वाले उनको दे रहे हैं और वो हमले कर रहे हैं। पहले उनके हमलों की जो नेचर थी वो टीटीपी जैसी नहीं थी, अब उनकी भी नेचर जो है किसकी हो गई है, किस नेचर की हो गई है, टीटीपी वालों की। 22 न्यू ग्रुप्स बन चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन किया टीटीपी को सिंस जुलाई 2020। 22 नए ग्रुपों ने टीटीपी को ज्वाइन किया कि हम साथ में लड़ेंगे। ठीक है, और क्या हो रहा है कि वो अपनी ज्योग्राफिकल रीच जो है वो बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? अब देखो उन्होंने क्या किया है, दो हिस्सों में ना बांट रहे हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल इसका एक मिसाल दिया है मैंने कहा बलोचिस्तान में, तो एक जोब चैप्टर बनाया है टीटीपी ने जो कि पश्तून डोमिनेटेड एरियाज को वो करेगा, डोमिनेट करेगा। दूसरा बनाए जो बलोच डोमिनेटेड एरियाज को कवर करेगा। तो दो चैप्टर उसने टीटीपी ने बना दिए, एक जोब वाला एक बलोचों वाला। एक तरफ पश्तून डोमिनेटेड इलाका है, पहले वो सिर्फ पश्तूनों तक थे, अब वो बलोच उसमें भी जा रहे हैं, इलाकों में भी जा रहे हैं। अपना एक नया चैप्टर बनाकर, नया चैप्टर किसको बोलते हैं, एजेंसी, नया कुछ हेडक्वार्टर बना। उसके बाद जी हाइब्रिड वारफेयर है, उसने इंसर्जेंसी पाकिस्तान में फैला दी है। इस पर हमने डोजायर भी लिखा है, आपके आईएसपीआर ने और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो शाहमद कुरैशी थे उन्होंने डोजायर पेश किया, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया जो है हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत इंसर्जेंसी फैला रहा है पाकिस्तान में। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो आपका कुलभूषण यादव है। जौहर टाउन में बम ब्लास्ट होता है, ये अभी अभी हुआ था, मैं भी इधर ही था, ये हाफिज सईद के ऊपर। वो मुईज यूसुफ ने कहा कि ये इट वाज एन अटैक जो कि इंडिया ने करवाया है। फिर अनारकली बाजार में यहाँ पर वो हुआ। फिर हमें पता है कि इंडिया जो है जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है उनको पैसे देता है, फिर इंडिया जो है टीटीपी को पैसे देता है। ठीक है, और अच्छा अब ये दूसरी काम क्या कर रहे हैं, प्रोवोकेशन ऑफ सिविल सेक्टेरियन वॉर भी फैला रहे हैं टीटीपी वाले कि जी हम देखो ना किसी भी कंट्री को तबाह करना है ना, मकसद क्या है, तबाह करना है ना, तो सेक्टेरियनिज्म के शुरू करते हैं। इस पर एक इंसिडेंट हुआ है, ये माने ऊपर लिखा है सर। अभी आजकल जीबी वाला बड़ा चल रहा है। हाँ, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा चल रहा है। ये देखे ना, पंच शेयर एक प्रोविंस है
सॉरी प्रॉन्स नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट है उधर कैपीके में। टीटीपी वालों ने क्या किया, शिया सुन्नी वायलेंस वहां पर वो किया, इग्नाइट कराने की कोशिश। उनका थोड़ा सा मसला हुआ आपस में, टीटीपी वालों ने क्या किया, 2-4 सीओ के लोग मार दिए, मारे टीटीपी वालों ने। अब शिया क्या कह रहे हैं जी, हमारे सुन्नियों ने मार दिया, क्योंकि टीटीपी जो है वो रिप्रेजेंट हार्डकोर सुन्नी आइडियोलॉजी। क्या होना शुरू हो गया, एक सिविल वॉर शुरू हो गई। उधर आपकी आर्मी जो है वो पहुंच गई और उसने 1 साल के लिए एग्रीमेंट करवा दिया, ब्रोकर किया पीस को, कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काम कर रहे हैं। तो अब एक आप देख रहे हैं एक नया सिस्टम आ रहा है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर सर मतलब। चित्राल में भी तो अब देखें, एक सेकंड बेटा, अब आप ये देखें कि आपका जो टीटीपी है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को इस्तेमाल कर रहा है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं तो और क्या है, कि आप सेक्टेरियनिज्म फैलाओ। सेक्टेरियनिज्म क्या करेगा, इंस्टेबिलिटी फैलाएगा, इंस्टेबिलिटी फैलेगी तो दहशतगर्दी तो वैसे ही फैल जाती है हमारे पास सेक्टेरियनिज्म के ऊपर। हाँ, फिर जी राइज ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। बलोचिस्तान में वो कर रहे हैं सेपरेटिस्ट, वो कह रहे हैं जी बलोचिस्तान को अलग करो पाकिस्तान से। फिर उसको लिए फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या, लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन नेशनल इंटीग्रेशन को हर्ट कर रहे हैं हमारे, उसके लिए वायलेंट एक्ट्स कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब देखो, अब गवादर पर हमला किया बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वालों ने, आपका जो कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है उस पर हमला किया। केपीके में टीटीपी वालों का मैंने आपको बताया अभी अभी कि जी आप मर्जर करो अफगानिस्तान के साथ फाटा को, और उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई है। सिंध में आपकी सिंधु जेस रिवोल्यूशनरी आर्मी है, वो कह रही है सिंध को पाकिस्तान से अलग करो, नहीं करोगे तो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज करेंगे। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो है पाकिस्तान में फिर क्या कर रहे हैं, वो बढ़ने लगी है। वो जैसे बढ़ रही है तो वो रिसर्जेंस कर रही है मिलिटेंसी की पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ही यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गया टेररिस्ट को। पहले तो था ना कि टेररिस्ट, यूएस फोर्सेस को जो भी टेररिस्ट मिलता था वो उसको मार देते थे, नेटो फोर्सेस थी, ऑपरेशंस होते थे, टेररिस्ट को खत्म किया जाता था। आजकल उनको क्या मिल गया है, उधर उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि तालिबान जो है, अफगान तालिबान तो उनको नहीं मारते ना, उनसे भी उनको क्या मिल रहा है, एक इम्पीटस मिल रहा है। उसके बाद ही आपकी फ्लॉड पॉलिसी ऑफ काउंटर टेररिज्म है। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, नेप जिसको कहते हैं, कि जी हम मदरसा रिफॉर्म्स करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम काउंटर टेररिज्म को और मजबूत करेंगे, हम पुलिसिंग को और मजबूत करेंगे। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, मदरसा को रिफॉर्म्स किए, नहीं किए। आपने फाटा में डेवलपमेंट की, आपने नहीं की। पुलिसिंग को ठीक किया, नहीं किया। किया तो कुछ भी नहीं। ठीक है। उसके बाद ही आपका रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मुल्लास और रिलीजियस स्कॉलर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू टेररिस्ट। अच्छा, आप ये जो बम ब्लास्ट होते हैं, हमारे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट स्कॉलर्स नहीं, एक्सट्रीमिस्ट, वो उनको वेलिडिफाई करते हैं जी ये ठीक कह रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हो रहे हैं। भाई इस्लाम में तो बम ब्लास्ट का खुदकशी का तो वही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। ये कोई रेफरेंस है इसका कि किसी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने भी कहा हो ऊपर? यार बहुत लोग हैं, आप बलोचिस्तान चले जाओ, बलोचिस्तान या केपी के में फाटा की तरफ जाए, वो आम खुलेआम खुतबों में कहते हैं, खुतबों में कहते हैं कि जी आप जो है वो ये कर सकते हैं, ये वेरिडिफाई है। उनको हाइड हाउस देते हैं। ये आपके जो कोयटा का चैप्टर है आपके अफगानिस्तान का, वो आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स के मदरसों में रहते रहे हैं, हाइड आउट ही उनके मदरसे होते हैं। हमारे यहाँ में शिकारपुर सिंध का हूँ, सिंध में एक बहुत, शिकारपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है आपका, ये फजल रहमान साहब की पार्टी का। ठीक है, सर बहुत कोड़ा खट्टक में दारुल हकानिया है। मकानिया है, बहुत सारे ऐसे हैं। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ उधर, तो जब उसको उधर शिकारपुर में से आपको टेररिस्ट मिले, जिन्होंने क्या किया, वो नेटो की वो क्या कहते हैं बसेस जा रही थी पेट्रोल लेकर, उधर से लॉन्चर मारे। पता चला कि वो हफ्ते से उस मदरसे में रह रहे थे। वो मदरसा फिर भी गवर्नमेंट बंद नहीं करा पाई, आज भी उधर मदरसा है, वही बहुत बड़ा मदरसा है शिकारपुर में। तो आप उनको हाइड हाउस देते हो, पैट्रोनेज देते हो। उसके बाद डायल्यूट सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एनडीएमएस, जो आप नेशनल में जो आपके वो हैं न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स,
उधर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं की। देखो टेररिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हर वहां पर बनती हैं जहां पर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, डेप्रीवेशन होती है। ये फाटा वालों को आपने दिया क्या है भाई? बलोचिस्तान वालों को दिया कि क्यों बीएलएफ बढ़ रही है, क्यों बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेजिटिमेसी मिल रही है लोगों को? लोग तो उनके खिलाफ नहीं है, क्यों? अभी ये सोचा है? हम तो कह देते हैं ये सेपरेटिस्ट ये खराब है वो खराब है, भाई उनके साथ हमने किया क्या है? क्या हमने उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी? क्या उनके पास पानी भी आज भी मेरे साथ चलो, मेरे मेरे करीब है मेरे शहर के बलोचिस्तान, मेरे शहर से कोई 2 घंटे करो चलो तो आपको सिग्नल आना छोड़ देते हैं। बोलान के इलाके में सिग्नल ही नहीं है। आज तक ये सामने बुलाने में कहता हूं 2 घंटे शिकारपुर से दूर है, सिग्नल नहीं आता। ये है आपकी डेवलपमेंट। तो फिर वो सेपरेटिज्म के पास क्यों नहीं जाएंगे? ना उधर स्कूल है, ना पानी पीने का पानी है। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम ही खराब है। सिमिलर चीजें हो रही है फेटा में। वो फिर आर्म्स आर्म नहीं उठाए तो क्या करें? ठीक है, तो ये 10 रीजन है मल्टीपल एंगल से। तो मैंने 3-4 आपको अफगानिस्तान सेंट्रिक बताया, 1-2 आपको इंडिया सेंट्रिक बताया, और कुछ मैंने जनरल बताया जो हम में मसाइल है। तो आपने ना एक कलेक्टिवली नाफ्टा का रोल बता दें। नाफ्टा का रोल। जी बेटा। नाफ्टा का रोल सर, नाफ्टा। यार नेफ्टा। नेक्टा का देखो ना, नेक्टा का रोल भी क्या है? आपने एक अथॉरिटी बनाई भाई, हम काउंटर टेररिज्म करेंगे, क्या उसने कुछ किया? कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज को उसने रोक दिया बताओ? कुछ एक फ्लॉड स्ट्रक्चर है। जब आप लिखोगे ना काउंटर फ्लॉड पॉलिसी और काउंटर टेररिज्म है, तो उसमें आप नेक्टा का रोल भी लिखोगे कि उसने काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी तो आपने बना ली, चलो बन गई, फिर क्या हुआ? उसने किया क्या? क्या उसने रोक लिया? उसके बाद भी 80-80 लोग, 50-50 लोग मर रहे हैं ना। उसके बाद भी उधर पुलिस लाइन में अटैक हुआ ना। उसके बाद भी फजल रहमान के जलसे पर लोग मरे ना। अभी फजल रहमान का एक और वो है, क्या कहते हैं, अलमा हाफिज, क्या नाम है, हाँ असदुल्ला साहब, उस पर हमला हुआ। तो हमले तो हो रहे हैं, आपने क्या किया? या तो कुछ भी नहीं, नेक्टा ने भी कुछ नहीं किया। फ्लॉड पॉलिसी आपकी ये नेक्टा वाला भी आप लिख दें इसके अंदर, फ्लॉड काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी, इसमें सब हेडिंग। सर सूबे तो वो मुख्तार है, इसमें बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का उनका कसूर है। नहीं, एनएफसी अवार्ड के तहत आप क्या देते हो उसको? आप सिर्फ आपकी जो फेडरल डेवलपमेंट होती है, फेडरल डेवलपमेंट होती है, उसका फंड सिर्फ पंजाब में क्यों लगता है? सर लेकिन वहां से भी रेजिस्टेंस तो होती है, अगर बेटा वो निकलना चाहे पॉलिसी क्यों? तो मुझे तो पैसे में लगा कर देता हूँ। तो वो ट्राइबल एरियाज वाले देखे, वहाँ नहीं देते। नहीं नहीं यार, ये फ्लॉड स्ट्रक्चर है। क्यों नहीं लगाने देते? किसने कहा है? आपको पता है सुई गैस निकली है, सुई से सबसे लास्ट पहुंची है कोयटिया में। अब आपको वो कह रहे थे कि आप हमारे से गैस लो और हमारे पास ना लाओ। सबसे पहले वो लाहौर पहुंची थी। वो जो देखो, मैं इस चीज को नहीं कहता कि कोई प्रोविंशियलिज्म है कि पंजाब खा गया। उनके भी मसाइल हैं, ऐसा नहीं है। उधर का भी जो ट्राइबल कल्चर है वो भी अच्छा नहीं है, पर सर वैसे हमारे केपीके की पानी की रॉयल्टी भी तो सारा पंजाब खा रहा है, हमारे तो सारा कुछ ये खा रहे हैं। बस नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए। ठीक है, तो मसाइल हैं ये, छोटे सूबे के और बड़े सूबों के, मुताहिर साहब बहुत मसाइल हैं। अब आप देखो, गवादर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज कर देगा। वो पीछे बैठा हुआ है, गवादर में क्या है भाई बताओ? हम कह रहे हैं गवादर पोर्ट बनेगा जो पाकिस्तान की सीपे के थ्रू क्या करेगा? तकदीर चेंज करेगा। पानी पीने का नहीं है उनके पास। 2017 में पानी चोरी हो रहा था। लो जी, पानी पीने का नहीं है गवादर में आपको, और आपकी तकदीर बदलने लगे हो। जाओ तो सही कभी। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि आप किताबों में पढ़ते हो, कुछ चीजें होती हैं जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। यार मैंने बड़ी चीजें एक्सपीरियंस की है वहां पर जाकर। मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो हमारे करीब भी हैं। आप जाओ ना, मैं हैरान, बुलान सामने बुलान है यार हमारे। उधर उधर वो नहीं आता, सिग्नल नहीं आते। आपको कह रहे हैं सर तकदीर बदल देगा पाकिस्तान की, हाँ, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। इन थरियों से पूछो, इनको जब भी कहोगे ये कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये पैसे बड़े हैं इनके पास। हाँ, चलें। अच्छा जी, इसके इम्पैक्ट्स क्या निकले हमारे यहाँ? कागज पढ़ लिए हमने, इम्पैक्ट्स क्या निकले? लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज होती है। मरे ना, कभी 40 लोग मरे या 50 लोग मरे। प्रॉपर्टी, बिजनेसेस तबाह कर दिए, स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, बिल्डिंग तबाह कर दी।
IG हाउस कराची में हमला हुआ, उसको नुकसान दे दिया। हाँ, उधर सरीना, जो गवादर में सरीना है, उस पर फायरिंग कर दी BLA वालों ने, सरीना को तबाह करके खड़ा कर दिया, PC को तबाह कर दिया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। उसके बाद नेगेटिव परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान दुनिया में। पाकिस्तान तो क्या पोर्ट्रे किया जाता है? पाकिस्तान का नाम लो, या तो इमरान खान कहते हैं लोग, या तो कहते हैं कि ये क्या है, एक टेररिस्ट कंट्री है। परसेप्शन, अगर आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी भाई? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड कोलैप्स होता है टेररिज्म की वजह से। ये जो आपने वॉर ऑन टेरर की थी, सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस आपका उधर हुआ है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपने क्या किए, लॉस किए आपने। टूरिज्म, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वो आना खत्म हो जाती है आपके पास। टूरिज्म आता है? नहीं आता, सालों तक कोई नहीं आ रहा था। अभी अभी आपकी क्रिकेट बहाल हुई है। हाँ, तब तो जो स्पोर्ट इंडस्ट्री आपकी पूरी खत्म हो गई ना। एक फियर का एनवायरनमेंट होता है, बम ब्लास्ट, सुसाइड अटैक्स होते हैं। जाओ, मुझे दौर याद है वो कि हम जब कराची में बाहर जाते थे, ये किसी को नहीं पता होता था कि शाम को ये वापस आएगा या किसी बम ब्लास्ट में मारा जाएगा। ये हकीकत है, जो कराची में रहता है, ये रहा है, उससे पूछो, किसी को नहीं पता होता कि वापस आएगा या मारा जाएगा। तो ऐसा फियर, सेक्टेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। फिर ये टेररिस्ट जो है वो फिर अपनी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए, अब देखो ना, जैसे अफगान तालिबानों ने उधर हजारों को मार दिया क्योंकि वो शिया हैं, तो सिमिलरली ये काम शियाओं पर करते हैं, शियों की मज़ारों पर करते हैं TTP वाले। ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बढ़ते हैं पाकिस्तान में। अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ेंगी तो क्या होगा, नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी, जो कि आपकी सॉवरेनिटी को हर्ट करेगी। रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं जी? पहले तो नैब को उसकी ट्रू स्पिरिट के तहत क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। नैब को इम्प्लीमेंट करो, ये जो डिप्राइव्ड एरियाज है वहां पर डेवलपमेंट करो, मदरसा रिफॉर्म्स लाओ, एजुकेशन वहां पर आम करो, ठीक है, ताकि उनकी डेप्रीवेशन खत्म हो। और फिर नेक्टा को इन्फोर्स करो, उधर जाकर एलिमिनेट करो उनको। काउंटर टेररिज्म की ऑपरेशन जैसे ज़रबे अदब और रदुल फसाद आपने की थी, उसकी प्रोटेक्ट पर एक और कर दो, अभी इस वक्त तो नीड भी है। ऐसी ऑपरेशन बनाओ जैसे ज़रबे अदब और रदुल फसाद ने टेररिज्म को खत्म किया, वो खत्म कर दे। उसके बाद पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करो जी अफगान तालिबानों की, कि बेटा आप अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, अपना जो सॉइल है उसको ना यूज कर दो। अभी अभी रिसेंटली दो दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि अब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम अफगान तालिबानों को बताएंगे नहीं, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई हुई थी। अब हम क्या करेंगे, खुद काउंटर इंसर्जेंसी की वो लेंगे, एक्टिविटीज लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। अगर अफगान तालिबान ने नहीं रोका तो हम उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करके उन पर हमला करेंगे। काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी बनाने की जरूरत है हमें। उसके बाद जी रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो डिसोन करें टेररिस्ट को। इस पर एक पैगाम पाकिस्तान एक वो भी था, आरिफ अलवी ने वो लॉन्च की थी, जिसमें सारे उल्मा साथ में मिले, उन्होंने फिर कलेक्टिवली डिनाउंस किया कि ये टेररिज्म जो है वो खराब है। इसके प्रोटेक्ट पर और भी उलमाओं को चाहिए कि उसको वैलिडिफाई ना करें। जब वो देखो ना, ये लड़ते क्यों है, रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं ना, हम इस्लाम बचा रहे हैं, बेसिकली तो यही है ना। क्यों कर रहे हैं जी अमेरिका के खिलाफ लड़ने में? अमेरिका क्यों इस्लाम के खिलाफ है? तो इस्लाम को जब आपके उलमा उनको वैलिडिटी नहीं देंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे अपनी मौत। अच्छा, मल्टी स्टेट फोर्स टू काउंटर टेररिज्म, देखो ये रीजनल मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है ना। एक्सटर्नल अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, वहां से भी मसला हो रहा है जनरेट। तो एक मल्टी स्टेट फोर्स बना सकते हैं हम काउंटर टेररिज्म की। उसके हम ये आपकी SCO ने भी बनाई हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी अभी जो उसका 2022 में जो वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने भी बनाई थी। तो उसको हम दोबारा यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। और हाइब्रिड वॉरफेयर को आप विगरस हाइब्रिड काउंटरिंग पॉलिसी बनाकर हाइब्रिड वॉरफेयर को रोक सकते हो। ठीक है, तो ये 7-8 क्या है वो मेजर्स हैं जिसको आप यूज करके टेररिज्म और इंसर्जेंसी को पाकिस्तान में रोक सकते हैं। तो जी ये हो गए आज के 2 टॉपिक्स। ये मैं वो लिख कर ना टाइप करके आपको भेज दूंगा, और जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मैं ग्रुप्स में सारों में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।